Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors affecting the promotion or communication mix. आज के लेक्चर में हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जिनको कंसीडर किया जाता है जब हम प्रमोशन या कम्युनिकेशन मिक्स को डिज़ाइन करते हैं। किन किन फैक्टर्स को हमें फोकस करना होता है, क्योंकि जब हम प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं देन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन एंड अदर टूल्स। जब हम डिफरेंट टाइप के इन टूल्स का यूज़ करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर कौन सा फैक्टर है जिसके बेसिस पर हमें इन डिफरेंट टूल्स का यूज़ करना चाहिए। इसी वजह से हम इन फैक्टर्स को प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट एंड मेन फैक्टर्स can be discussed as follows. The very first one is the nature of the product. Whenever we are deciding our promotion mix, then we have to consider the nature of the product also. हमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट को यानी कि प्रोडक्ट के नेचर को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम बात करें कंज्यूमर गुड्स की, तब हमें कंज्यूमर गुड्स के केस में मास एडवर्टीजमेंट को फोकस करना होता है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री गुड्स की बात करता हूँ तो उस केस में आप पर्सनल सेलिंग से ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग से, डिस्प्ले से। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात करिए, जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, इनके लिए हमें पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें हमें एडवर्टीजमेंट को एक प्रमोशनल डिवाइस के फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स में आपका जो कवरेज होता है वो वाइड होता है। आपको मास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को कवर करना होता है और इसके लिए एडवर्टाइजिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें ब्रांड डिफरेंशिएशन की, अगर बहुत ज़्यादा ब्रांड डिफरेंशिएशन नहीं है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में, तब उस केस में आपको पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना चाहिए। पर्सनल सेलिंग इसके लिए एक बेस्ट टूल की तरह काम करता है। और अगर ब्रांड डिफरेंशिएशन बहुत हाई लेवल पर है तो उस केस में आपको एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना एक बेटर टूल निर्णायक हो सकता है, प्रूव हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड फैक्टर एंड दिस सेकंड फैक्टर इज द नेचर ऑफ द मार्केट। अगर हम मार्केट के नेचर को कंसीडर करते हैं तो दो टाइप के मार्केट हम फॉलो करते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल मार्केट और दूसरा होता है कंज्यूमर मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के गुड्स को अवेलेबल कराते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जब एडवर्टाइजिंग को फोकस करते हैं तो एडवर्टाइजिंग यहाँ पर एक इन्फॉर्मेटिव रोल को प्ले करती है। लेकिन जब हम कंज्यूमर मार्केट में एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेटिव रोल के साथ साथ परसुएसिव रोल को भी फोकस करती है। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द पर्सनल सेलिंग, इंडस्ट्रियल मार्केट में और कंज्यूमर मार्केट में अगर हम पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो उस केस में ये इन्फॉर्मेटिव और परसुएसिव दोनों ही रोल प्ले करती है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट में आपको क्या करना होता है, लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पर टारगेट करना होता है, इसी वजह से वहाँ पर पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव और परसुएसिव दोनों रोल को फॉलो करता है। लेकिन अगर मैं कंज्यूमर मार्केट की बात करूँगा तो कंज्यूमर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स या लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को आपको टारगेट करना होता है, इसी वजह से वहाँ पर एडवर्टाइजिंग को मैक्सिमम लेवल तक फोकस किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड फैक्टर की, दैट इज़ द स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अपनी लाइफ साइकिल की किस स्टेज में है। जैसे कि 4 स्टेज होती हैं किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में: इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है वो इनिशियल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है। नोबडी इज नोइंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हाई लेवल पर एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करती है और उसके थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को ये टारगेट करके चलती है और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और परसुएसिव एक्टिविटी को भी फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं अबाउट द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके प्रोडक्ट को परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपने मार्केट शेयर को और मैक्सिमाइज करने के लिए एडवर्टाइजिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देती है।
पहले वो लिमिटेड एरियाज में वर्कआउट कर रही थी एडवर्टाइजिंग के रिलेशन में, अब अपनी ग्रोथ को, अपने मार्केट शेयर को और मैक्सिमाइज करने के लिए वो एडवर्टाइजिंग को अदर मार्केट्स में भी एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देती है। ओके, ऐसे ही हम बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज की, तो मैच्योरिटी स्टेज में कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे लेवल पर आ जाती है जहाँ से उसकी सेल ना तो डिक्रीज हो रही होती है और ना ही इंक्रीज हो रही होती है। तो उस केस में अपनी सेल में चेंज करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन परसुएसिव एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज करती है। और डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, उसके सारे एफर्ट्स के बावजूद भी उसके प्रोडक्ट की सेल लगातार डिक्लाइन होती चली जाती है। तो यहाँ पर जो फर्म है या कंपनी है वो किसी भी पर्टिकुलर टूल का यूज़ मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर देती है, क्योंकि उसे कोई भी एडवांटेज यहाँ पर नहीं हो रहा होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टूल्स को डिफरेंट स्टेज और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज अबाउट द मार्केट पेनिट्रेशन। क्या मतलब है मार्केट पेनिट्रेशन का? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट which is having a very good market penetration and is well known to the buyers, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो मिडिल मैन हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या कर चुका है, मार्केट में पेनिट्रेट कर चुका है। ठीक है, और पेनिट्रेशन के बेसिस पर वो अपने कंज्यूमर्स के बीच में एक अलग पहचान बना चुका है, क्योंकि कंज्यूमर्स या बायर्स जो है इसके वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस केस में इट इज सपोज दैट और इट इज द एक्टिविटी दैट मिडिलमैन्स आर मोटिवेटेड टू स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजिंग। मिडिलमैन को मोटिवेट किया जाता है कि वो एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च करें और जिन कंज्यूमर्स को उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उनके पास उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करें। क्लियर? तो यहाँ स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसे हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर। दिस फैक्टर इज अबाउट द मार्केट साइज। तो हमें मार्केट साइज को भी कंसीडर करना होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंट मार्केट्स में जब ऑपरेट कर रही होती है तो हर मार्केट के लिए वो अलग टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करती है। सपोज करिए कि कंपनी ऑपरेट कर रही है एक ऐसे मार्केट में जहां उसे लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स क्या है, लिमिटेड है, तो उनके लिमिटलेस होने की वजह से इट इज़ बेटर टू सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू दोज पर्टिकुलर कंज्यूमर्स। क्योंकि कम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को कवर करना है तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमम कॉस्ट के साथ में ऑलमोस्ट वो सारे कंज्यूमर्स को कवर अप कर लेती है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ऐसे मार्केट की जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स की अवेलेबिलिटी है, तो डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करने का मतलब होगा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, एक बहुत बड़ी सेल्स फोर्स टीम को क्रिएट करना, उनके सैलरीज पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, फिर उनका जो वहाँ तक पहुँचने का खर्चा है कंज्यूमर्स तक, उनके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को बियर आउट करना, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। तो उस केस में सबसे बड़ी तरीका है कि एडवर्टाइजिंग को फोकस किया जाए और एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर उस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को कवर अप किया जाए। क्लियर? The next one is the characteristics of buyers. So whenever you are making a decision on the promotional tool, तो आपको ये भी देखना होता है कि आपके बायर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस बायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स की, जिन्हें प्रॉपर एक एक्सपीरियंस है, ऐसे अगर इंडस्ट्रियल गुड्स के बायर्स की बात करूँ तो उन्हें पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दे आर इन नीड ऑफ पर्सनल सेलिंग, क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर आप उन्हें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो और परसुएड भी इजीली कर सकते हो। ऐसे जब हम हाउस होल्ड कंज्यूमर्स की बात करते हैं और जब कंपनीज अपने डिफरेंट टाइप के डेली यूज प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करती हैं तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब ये एडवर्टाइजिंग टेलीविजन एडवर्टाइजिंग हो सकती है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग हो सकती है, लीफ शीट्स हैं, लेआउट्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं इस तरह से एडवर्टाइजिंग के जिनको प्रेफर किया जाता है बाय द फर्म और बाय द कंपनी। ऐसी जब मैं बात करता हूँ रिटेलर्स की, तो जो रिटेलर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पर्सनल सेलिंग को फोकस करती है, अपना एक पर्टिकुलर सेल्स मैनेजर अपॉइंट करती है एरिया में, और रिटेलर्स को अपॉइंट करके वो पर्सनल जो सेल्स मैनेजर है वो पर्सनल लेवल पर उन रिटेलर्स से कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को उन्हें सेल करता है। तो इस तरह से हमें कंसीडर करना होता है
बायर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, अलग अलग ग्रुप ऑफ बिहेवियर बायर्स की बात करें तो उनकी जो बाइंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अलग टाइप के प्रमोशनल टूल का यूज़ करना होता है। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर कंसिडर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, यानी कि अपने कंज्यूमर्स तक कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अवेलेबल कराना चाहती है और उसके लिए वो किस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को फोकस करती है, ये भी हमें कंसीडर करना होता है। जैसे अगर वो अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल करना चाहती है तो इस केस में वो जीरो लेवल ऑफ चैनल को फोकस करेगी और उसके लिए पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग को फोकस किया जाएगा। लेकिन अगर उसकी चैनल लॉन्गर है, यानी कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं उसके प्रोडक्ट को सेल करने में और उसके बेसिस पर वो अपने प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक अवेलेबल कराती है, तो उसके लिए उसे एडवर्टाइजिंग पर ही कंप्लीटली फोकस करना होगा। क्लियर? जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी उतना ही ज़्यादा उसे एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करना ही होगा। द नेक्स्ट वन इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो सबसे बात है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को किस लेवल पर प्राइस्ड करती है इन कंपेरिजन ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। अगर कोई कंपनी अपने ब्रांड को अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर सेट करती है, यानी कि अपने कंज्यूमर से कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है, तो उस केस में कंज्यूमर्स को परसुएड करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपैरेटिवली प्राइसेस आपके लो हैं तो आपको बहुत कम प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती है, केवल और केवल प्राइसिंग के बेसिस पर ही आप मार्केट को कंप्लीटली पेनिट्रेट करने में कामयाब हो पाते हो। तो इसके लिए आपको केवल और केवल एक इन्फॉर्मेटिव रोल को फॉलो करने के लिए एडवर्टीजमेंट को या फिर अदर टूल्स को यूज़ करना होता है। बाकी आपका जो प्राइस है जो कि कम है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो ऑटोमेटिकली ये अपनी एक पोजीशनिंग मार्केट में सेट कर लेता है और इजीली मार्केट को पेनिट्रेट कर लेता है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटर्स के लेवल पर अपने प्रोडक्ट को प्राइस सेल कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, प्रॉपर उसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को फोकस करना होता है जो आपके कॉम्पिटिटर्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से प्राइसिंग स्ट्रेटजी को भी फोकस करते हुए हमें डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स को सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ प्रमोशन। द कॉस्ट ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन टूल्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। अगर इनकी कॉस्ट, ये भी देखना होता है कि आपको कि इनकी कॉस्ट क्या है और इनके कंपैरिजन में कितने नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स को आप अपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हो। उसके बेसिस पर ही आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको किस पर्टिकुलर टूल ऑफ प्रमोशन को यूज करना है। एंड द लास्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सबसे बड़ी बात है कि फंड कितना है कंपनी के पास एडवर्टाइजिंग टूल्स को या डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स को यूज करने का। अगर एडिकेट फंड अवेलेबल है तब तो फर्म एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन किसी पर भी अपना पैसा खर्च कर सकती है और कैसे भी अपने प्रमोशनल मिक्स को डिसाइड कर सकती है। लेकिन अगर लिमिटेड फंड्स है तो उस केस में उसको लिमिटेड नंबर ऑफ प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करने का मौका होता है और इस केस में वो पर्सनल सेलिंग को सबसे बेटर वे में यूज़ कर सकती है। तो एडिकेट फंड्स है तब तो वो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग किसी भी टूल का यूज़ कर सकती है। लेकिन लिमिटेड फंड्स के केस में उसे केवल और केवल पर्सनल सेलिंग का ही एक सहारा रहता है, उसी के बेसिस पर वो मार्केट में अपनी अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड व्हेन वी आर गोइंग थ्रू प्रमोशन मिक्स और कम्युनिकेशन मिक्स। थैंक यू।